मॉर्निंग 7th क्लास। देखो बच्चों, अपना सेकंड चैप्टर जो था वह स्टार्ट हो गया था। सेकंड चैप्टर का कल हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम आज जो है हमारे उसके फर्स्ट पार्ट के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, कंपैरिजन चेक जो है उसे हम देख लेते हैं। उसके बाद हम हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विथ मृदु इन द बैकयार्ड। यहाँ पर बताया गया है, पूछा गया है सवाल कि मीना मृदु के साथ अपना कौन सा रहस्य, सीक्रेट यानी रहस्य, यहाँ पर बताया पूछा है क्वेश्चन कि मीना मृदु के साथ पिछले आंगन में, जो घर के पीछे जो आंगन था, बैकयार्ड जो था, उस आंगन का कौन सा रहस्य शेयर करती है। तो आपको पता होगा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि वह कौन सा रहस्य शेयर करती है कि उसने अपने घर के बाहर एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा देखा था जिसे उन्होंने घर में रख लिया है। वो इसी रहस्य को शेयर करती है। तो हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे, मीना शेयर्स ए सीक्रेट विथ मृदु। शी टेल्स हर दैट दे फाउंड ए किचन आउटसाइड द गेट विच वॉज म्यूइंग piteously, यानी दयपूर्ण तरीके से, they have kept it behind a thick berry bush in the backyard। उसने बताया कि उसे अपने घर के बाहर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मिला था जिसे उन्होंने घर के पीछे जो कड़वी बेर की झाड़ी है वहाँ पर छिपा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किचन। रवि उस बिल्ली के बच्चे के लिए दूध किस तरह से लेता है। तो बता कि आपने स्टोरी में पढ़ा था कि वो खुद भूखे होने का बहाना करता है और फिर दूध लेकर दादी से छिपते छिपाते हुए आता है। तो देखिए, इसका आंसर होगा, ही प्रिटेंड्स टू बी हंग्री एंड टेक्स मिल्क इन ए ग्लास। ही देन स्लोली ड्रिंक्स सम ऑफ इट टू मिसलीड हिज ग्रैंडमदर। As soon as he gets a chance, he quickly pours the remaining milk in the coconut shell for the kitten to drink। तो यही इसका आंसर है कि वो भूखे होने का बहाना करता है, एक ग्लास में दूध लेता है और दादी को गुमराह करने के लिए उसमें से कुछ दूध पीता है, लेकिन मौका मिलते ही बाकी का दूध जो था वो नारियल के खोल में उस बच्चे के लिए उड़ेल देता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? वह किसको, वह कौन है यहाँ पर, रवि, कि वह किसको बिल्ली के बच्चे का पूर्वज बताता है और जो उसने कहा क्या आप उस पर विश्वास करते हैं। तो देखिए, वह विश्वास करता है कि बिल्ली का बच्चा जो था वह महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली का वंशज है। वही ऋषि बिल्ली मिस्र की बिल्ली देवी की वॉस्टेड की वंशज थी। मैं इस बात पर यहाँ पर अब आप लिख सकते हो कि आप इस बात पे विश्वास नहीं करते क्योंकि बिल्ली का बच्चा तो आपके घर के आगे कोई सा भी आ सकता है। आप कैसे कह सकते हो कि ये वही बिल्ली का बच्चा है। तो इसमें आप ये लिखेंगे कि हाँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि उसका जो विचार था वह एक सिर्फ कल्पना थी। ऐसी चीज़ें इम्पॉसिबल और असुगम है, यानी कि आसान नहीं होती। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, he believes the kitten to have descended from the Mahabalipuram Rishi cat, which in turn was a descendant of the Egyptian cat goddess Bastet. I do not believe him because his theory is quite improbable and far-fetched। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रवि हैज ए लॉट टू से अबाउट MP पुनाई। दिस शोज दैट, रवि के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। वह क्या दर्शाता है। तो देखिए, ही इज मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु। क्या वो सिर्फ मृदु को इम्प्रेस करने का प्रयास कर रहा था। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, उसका ज्ञान, उसके हिस्ट्री के जो नॉलेज था, ज्ञान था, उसके बारे में बता रहा था। ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, या उसके पास कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा थी। या ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, या वास्तव में वो कोई इंटेलिजेंट लड़का था। तो देखिए, इसमें नॉर्मल सी चीज़ बताई गई है कि आप इनमें से कौन सी चीज़ से सहमत हैं, कौन सी चीज़ से सहमत नहीं हैं। तो आप सबसे पहली चीज़ देखिए, इसमें कहा गया है कि पहला सेंटेंस, ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, सिर्फ यही एक सबसे बड़ा कारण है कि वह सिर्फ अपने ज्ञान के माध्यम से मृदु को
चाहता था। बाकी चीज़ें तो उसने वैसे ही कही थी। लेकिन जो आपका देखिए नेक्स्ट जो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और है, ही इज़ ए रिच इमेजिनेशन, ये भी बिल्कुल सही चीज़ है क्योंकि वो कल्पना बहुत लंबी करता था। ही इज़ इंटेलिजेंट चाइल्ड, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इंटेलिजेंट नहीं होता तो उसे कैसे पता होता कि महाबलीपुरम के वंशज जो थे वहाँ पर पल्लव वंश था, पल्लव वंश के प्रति शेर कहलाते थे। ये सारी चीज़ें उसे पता थी, यानी कि वो इंटेलिजेंट तो था ही। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डू यू एग्री एंड डिसएग्री, तो कौन से इन 4 सेंटेंसेस में से आप किससे एग्री हैं और किससे डिसएग्री हैं। तो पहला वाला जो सेंटेंस है वो एग्री करता है क्योंकि वो मृदु को इम्प्रेस करना चाहता था। जो सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर आप डिसएग्री देख सकते हो। सेकंड वाला सेंटेंस जो है वो डिसएग्री में ही आता है क्योंकि वह जो है उसे इतनी ज़्यादा हिस्ट्री वो दिखावट ज़्यादा कर रहा था। जो थर्ड वाला है, थर्ड और फोर्थ वाला वो उसकी इमेजिनेशन और इंटेलिजेंट चाइल्ड वाला आपको बता ही दिया है कि उसमें आप कुछ हद तक सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। What was the noise that startled मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन, कि देखिए वह कौन सा शोरगुल था जिसे सुनकर मृदु चौंक गई थी और महेंद्रन यानी कि वो बिल्ली का बच्चा जो था वो डर गया था। तो अभी लास्ट में हमने पढ़ा था कि वह जो है वायलिन बजाना सीख रही थी, लल्ली जो वायलिन बजाना सीख रही थी वो बिल्कुल गलत धुन में बजा रही थी। उसी की आवाज़ को सुनकर मृदु तो चौंक जाती है और महेंद्रन बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं द स्क्रीचिंग साउंड कमिंग फ्रॉम लल्लीज वायलिन स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन, कि देखिए उसने उसी जो वायलिन की जो आवाज़ थी उसी ने क्या किया था, मृदु को तो चौंका दिया था और महेंद्रन को डरा दिया था। तो देखो बच्चों, इसी का आपके फर्स्ट पार्ट की कंपैरिजन चेक के जो क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। अब आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट में देखिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है, मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु धीरे से सावधानी से जो है वह खिड़की तक आई या खिड़की तक गई। वो देखती है, कहाँ किसे देखती है, वही साउंड जो कि लाली के या लल्ली के रूम से आ रहा था। लल्ली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration, कि देखिए यहाँ का है कि जब मृदु लल्ली के कमरे में देखती है खिड़की से तो देखती है कि लल्ली उस कमरे में कुछ ही दूरी पर अपनी कोहनियों के बाहर की तरफ से निकालकर अपने ध्यान को एकाग्र कर वह वायलिन को पकड़कर बैठी है और बड़े बेढंगे तरीके से, बिल्कुल अजीब तरीके से उसने वायलिन को पकड़ा हुआ है। देखिए, होल्डिंग हर वायलिन एंड ब्राउस्ट्रिंग यानी कि बहुत अजीब तरीके से, ऑकवर्डली यानी अजीब तरीके से पहना हुआ है। हर एल्बोज जटिंग आउट, उसकी कोहनियाँ बाहर की तरफ निकली हुई हैं। जैसा कि अभी मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा सा इस पिक्चर में आप देखेंगे, आपके पास बुक है कि उसी बुक में देखिए वो कैसे बैठी हुई है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ दोनों ही चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सामने उनके गुरु भी बैठे हुए हैं और यहाँ लल्ली भी बैठी हुई हैं, तो दोनों के बैठने का तरीका और वायलिन को पकड़ने का तरीका आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो उसी के आधार पर यहाँ कहा गया है कि वो बहुत ऑकवर्ड तरीके से बैठी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ हर, लल्ली के सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, कि उसी लल्ली के सामने एक दुबले पतले संगीत मास्टर भी खिड़की की तरफ अपना पीठ घुमाकर बैठे हुए थे। He had a mostly bald hat with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft, कि देखिए वह जो टीचर मुझे सिखाने के लिए आए थे उनके सर पर बाल बहुत कम थे, उनका सर अधिकतर गंजा था, लेकिन फिर भी जितने भी बाल थे उनमें उसमें तेल लगा हुआ था और जो बाल उनके सर में बचे हुए थे वो काफ़ी काले थे और वह उनके कान और सर के इधर उधर लटक रहे थे। जैसा कि अभी मैंने आपको इस चीज़ को पिक्चर में साफ साफ दिखाया था। देखो आप, उनके सर का ज़्यादातर भाग जो है उस पर बाल नहीं है, पीछे की तरफ जो बाल हैं वो काले हैं, वो कान के पास पीछे की तरफ लटके हुए हैं, ऑयल लगा हुआ है और बाल बिल्कुल काले हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है।
He had a mostly bald head with fringed of oil black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. कि देखिए वही चीज़ यहाँ बताइए कि उन्होंने जो थोड़े से जो बाल थे उनको उन बालों को समेटकर एक चुटिया बना रखी थी, ओल्ड फैशन टफ्ट यानी कि एक चुटिया बनाई हुई थी. ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लैथरी नेक. कि देखिए अब वहाँ बताया कि उनकी जो गर्दन थी उस गर्दन में उन्होंने एक सोने की चेन पहनी हुई थी, जंजीर के समान एक चेन पहनी हुई थी. एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज ही ग्लैजेड अप एंड डाउन द स्ट्रीम ऑफ द वायलिन. कि जब वह उन्होंने गले में तो सोने की चेन, जंजीर की तरह चेन पहनी हुई थी, और जब वह अपने वायलिन के तारों को अपने हाथ से बजा रहे थे तो उनके हाथ में जो हीरे की अंगूठी थी वह भी बार बार चमक रही थी. उन्होंने हाथ में हीरे की अंगूठी, गले में सोने की चेन पहनी हुई थी, जो थोड़े बहुत बाल थे उनकी चुटियां बनाई हुई थी. ए लार्ज फुट स्ट्रक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टिएज and he was beating time on the floor with the scrawny big toy. कि देखिए यहाँ कहा है कि उन्होंने सुनहरी किनारी वाली धोती पहनी हुई थी और जिस तरीके से वो बैठे थे उनका एक पैर बाहर की तरफ निकला हुआ था, और वह जब वायलिन बजा रहे थे तो अपने वायलिन में ताल से ताल मिलाने के लिए वो बार बार अपने पैर के अंगूठे को जो है वो फर्श पर मार रहे थे, बजा रहे थे, क्योंकि वो जब वायलिन बजा रहे थे तो उसमें ताल मिला रहे थे, तो ताल मिलाते समय वह अपने पैर को बार बार जो है वो फर्श पर मार रहे थे. आगे देखिए, ही प्लेड ए फ्यू नोट्स. किसने, संगीत मास्टर जो थे उन्होंने संगीत के कुछ स्वर बजाए. ए फ्यू नोट्स यानी कुछ स्वर बजाए, कुछ लिरिक्स बजाए. लल्ली स्ट्रम्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. लल्ली जो थी वह उनके स्वरों का अनुसरण करने का प्रयास कर रही थी. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस. लेकिन वह उन संगीतों को पकड़ नहीं पा रही थी और बिल्कुल ही क्या लग रही थी, हेल्पलेस लग रही थी. वह बिल्कुल असहाय सी दिखाई दे रही थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. और ना तो वह उसे ढंग से बजा रही पा रही थी और ना ही वो खुश हो रही थी क्योंकि उसे वो चीज़ समझ में आ ही नहीं रही थी. What a difference! ये कितना बड़ा अंतर था, ये एक बहुत बड़ा अंतर था. क्या अंतर था? The music master's note seems to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. कि वह जो संगीत मास्टर थे उनके जो स्वर थे वो बहुत मधुर धुन के थे और वह ऐसा लगता था कि वह अपनी ही राह पर तैरते हुए से दिखाई दे रहे थे. इनविजिबल राहों पर भी बिल्कुल अपने लिए एक ट्रैक बनाते हुए दिखाई दे रहे थे, मधुरता से भरे हुए थे, मेलोडी से भरे हुए थे. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग एज रवि सेड. कि देखिए उनके संगीत के स्वर जो थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि किसी भी संगीत की जो पटरी है उस पर वो सही प्रकार से चल रहे हैं और एक जैसी आवाज़ कर रहे हैं, वैसे ही जैसे कि रेलगाड़ी जब पहियों से गुजरती है तो एक समान आवाज़ करती है. ये बात रेल का उदाहरण देकर कौन कहता है? ये बात रवि के द्वारा कही जाती है. किसके द्वारा कही जाती है? रवि के द्वारा कही जाती है. मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज bearing hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. कि देखिए यहाँ आगे कहा है मृदु उस अंगूठी पर पहने हुए, जो मतलब उस हाथ पे जो गुरुजी ने जो हाथ में अंगूठी पहनी हुई थी, मृदु लगातार उनके उसी अंगूठी वाले हाथ को देख रही थी जो कि उस वायलिन पर लगातार चल रहा था और मधुर ध्वनि निकाल रहा था. वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक, जो कि जो हाथ लगातार वायलिन पर चल रहा था और जिस वायलिन से मधुर ध्वनि निकल रही थी, मृदु की निगाहें बस उसी हाथ पर टिकी हुई थीं. स्क्वैक देयर वॉज लल्लीज ड्रेलिंग अगेन. कि देखिए तभी जो है लल्ली अपने वायलिन से डरी हुई चिड़िया की ऐसी आवाज़ निकाल रही थी. अब यहाँ देखिए एक चीज़ कही गई है कि
जो गुरुजी तो बहुत अच्छी आवाज़ से वायलिन बजा रहे थे, लेकिन लल्ली जो थी उससे वो वायलिन ढंग से बज नहीं रहा था और वह फिर से प्रयास तो करती है लेकिन बड़ी गंदी सी आवाज़ उसमें से निकलती है। अम्मा कैम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओह। तभी अम्मा जो है वो अम्मा की आवाज़ आती है और वह बहुत ज़ोर से चीखते हुए कहती है अम्मा ओ अम्मा। ये आवाज़ जो थी वो दरवाजे के पास से आई थी। रवि सेंड दैट बैगर अवे। देखिए यहाँ पर बताया गया कि अम्मा की जो आवाज़ आई थी वह आवाज़ दरवाजे पर आए हुए एक भिखारी ने दी थी। जब तो भिखारी आता है तो आवाज़ लगाता है ना, तो उसी समय एक आवाज़ आई थी अम्मा ओ अम्मा की। ये आवाज़ जो थी बैगर की थी, जैसा कि अभी आपको क्लियर हो गया है। रवि सेंड दैट बैगर अवे। रवि ने उस भिखारी को वहाँ से भेज देता है। जब अम्मा की आवाज़ आती है ना कि वहाँ बार बार अम्मा को दरवाजे से कोई वो आवाज़ दे रहा था कि अम्मा ओ अम्मा, तभी अम्मा जो है वह अंदर से कहती है कि भिखारी को भेज दो और रवि जो है उस भिखारी को भेज देता है वहाँ से। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा वेयर शी वॉज चैटिंग। रवि भिखारी को भेज दो, यह आवाज़ जो है वो अम्मा की आती है। अम्मा चिल्लाती है, आपकी मम्मा चिल्लाती है, माँ चिल्लाती है, वह जो कि बैठकर बातचीत कर रही थी, जो कि वहाँ बैठकर बातचीत कर रही थी। लेकिन किसके साथ कर रही थी वो हम अभी देखते हैं कि, लेकिन इतना क्लियर हो गया अब तक हमने पढ़ा था कि मृदु जब उस वायलिन की आवाज़ को सुनती है तो वो खिड़की के पास आती है, जहाँ देखती है कि लल्ली जो है बिल्कुल ऑकवर्डली तरीके से बैठकर वायलिन को बजा रही थी। उनके गुरुजी जिनके सर पे बाल कम थे, उन्होंने चुटिया बनाई हुई थी, गले में सोने की जंजीर पहनी हुई थी, हाथ में हीरे की अंगूठी थी, बहुत अच्छी धुन से उस वायलिन को बजा रहे थे, जबकि लल्ली उसे बजा नहीं पा रही थी और वो बिल्कुल अलग तरीके से बजा रही थी। तभी अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ आती है, क्योंकि दरवाजे पर कोई भिखारी आया हुआ था। तभी उसकी माँ जो थी, रवि की माँ जो थी, वह रवि पर उनको आवाज़ लगाते हुए चिल्लाते हुए कहती है रवि भिखारी को यहाँ से भेज दो, भिखारी को यहाँ से भेज दो। क्योंकि उस समय जो रवि की माँ जो थी वह बातें कर रही थी। अब किससे बातें कर रही थी वो हम अभी देख लेते हैं। विथ तापी, कि उस समय उसकी अम्मा जो थी वो तापी से बातें कर रही थी। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. पाती explained to तापी। कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है, जब वो तापी से बातचीत कर रही थी कि भिखारी को वहाँ से भेज दो, तो तभी दादी ने तापी को बताया कि यह भिखारी जो है वो हर रोज़ यहाँ एक सप्ताह से आ रहा है। अब वह भिखारी भीख मांगने आया है फिर से, तो उसे किसी और घर भेज दो, इसका तो रोज़ का ही काम है। यहाँ अम्मा कहती है, दादी कहती है उसे कि इसका तो रोज़ का ही काम है, ये हर एक हफ्ते से हर रोज़ यहाँ आता है। अब इससे कहो कि यहाँ कुछ नहीं है, कोई दूसरा घर जाकर ढूंढ ले। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर बताए गए थे, उन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर लेना और हार्ड वर्ड्स देख लेना।